जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक और बड़ी खबर भारत के रक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस से जुड़ी हुई सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स लेने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात छेड़ दी है। और इस बार ओपन टेंडर प्रोसेस यानी एमआरएफ को बाईपास करने का ये प्रपोजल है। डायरेक्ट ये डील हो रही है और कई सारे बड़े सवाल हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और फैक्ट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ और बड़े जो सच्चाई है उसके साथ और पूरी एनालिसिस के साथ आप सबके साथ ये पूरी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, किस तरह से देख रहे हैं राफेल की जो डील है, एमआरएफ टेंडर प्रोसेस को कम्प्लीटली साइड साइड करके और डायरेक्ट ये डील हो रही है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या कुछ अर्जेंसी ऐसी है सिक्योरिटी के हवाले से जिसके चलते हमें ये डील करना पड़ रही है? कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जिसमें 2.5 फ्रंट की बहुत बताई जाती है, वो 42.5 स्क्वाड्रन है। और हम्म, आज ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है 31 स्क्वाड्रन। और 2 स्क्वाड्रन जो मिग की है, एमआईजी की, वो रिटायर होने वाली है बाई सितंबर अगले महीने। तो हम्म, इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी 29। और ये 29 इज द लोएस्ट लेवल ऑफ जो स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की, उतना हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी बता देता हूँ कि मिराज भी सर्विस से बाहर जाने वाला है, जैगवार भी जाने वाला है, मिग 29 भी जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स के अंदर एक तरह से अर्जेंसी है कि वो 114 एयरक्राफ्ट है, जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको एक तरह से डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में प्रोक्योर करे। मतलब इट विल नॉट बी अ डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड डसॉल्ट एविएशन जो रफाल बनाती है। इट विल बी अ डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट। तो जो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में, कि जो कंपनी होती है डसॉल्ट एविएशन, जो चार्ज वो फ्रेंच गवर्नमेंट को करती है, सेम चार्ज वो इंडियन गवर्नमेंट को करेगी। जिस और एक और एक चीज होता है कि इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में अगर ये डील होती है तो ये सॉवरेन गारंटी हो जाती है। मतलब इसमें कोई आनाकानी नहीं होती है। जैसे जी की डील है ना, हमने डायरेक्ट जी से किया था, तो उससे क्या किया, जी ने हमको 2 साल लटका दिया। इसमें क्या टाइम बाउंड रहता है, सारे क्लॉज रहते हैं, बहुत सारे इंट्रिकेसीज हो रहे हैं। और ऑलरेडी हमने 36 एयरक्राफ्ट रफाल के 2016-17 में हमने एक्वायर कर लिए। अभी एडिशनल हमने 26 एयरक्राफ्ट मराइन के लिए भी हमने हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएसी विक्रांत है, उसके लिए भी लिया है 26 एयरक्राफ्ट 64,000 करोड़ में। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको डायरेक्टली एक तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील लेने की बात है। बट आईएएफ ने बोला है कि आप 114 पूरा का पूरा डसॉल्ट ही ले लीजिए। बट मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि भारत ने एक तरह से उसका जो डिफेंस कोऑपरेशन है फ्रांस के साथ तो है ही, पर हमारा डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ भी है। और इसमें मुझे लगता है कि शायद आधा आधा हो सकता है कि हम आधा जो इस 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसमें हम एक समझ लीजिए 57 जेट्स हम रफाल के ले लेंगे और 57 हम सुखोई 57 ही ले सकते हैं। दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी, ये मेरा राय है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि 2016 में जो राफेल डील हुई थी, उस पर काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमने देखी है। इस बार भी क्या हम इस डील के ऊपर कुछ ऐसा देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर और एक पब्लिक डिबेट स्टार्ट हो जाए? मेरे हिसाब से कभी भी हमने कभी भी कुछ एक्विजिशन किया है, कभी भी इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया है हमारे देश में। और इतने स्कैंडल्स होने के बावजूद भी हमने हमारी जो ऑपोजिशन है, जो कांग्रेस ने जो इतने सारे स्कैंडल्स किए हैं, हमारी ऑपोजिशन ने कभी भी इतनी पॉलिटिसाइज नहीं किया है। जबकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी जो 2016 में थी, इसमें कोई भी एक आशंका नहीं थी करप्शन की। फिर भी मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, उन्होंने चौकीदार चोरे वाला किया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने माफीनामा भी मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरह से लताड़ा भी है।
इन्होंने एक तरह से वापस अगर ये करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होगी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट अब समझने वाली बात है कि भारत को अभी अगले 10 साल में बताया जाता है कम से कम 450 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। मतलब आज आपके पास 450 एयरक्राफ्ट है तो एडिशनल 450 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके लिए भारत ने ऑलरेडी 40 जो हमारे जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको दे दिया है। हमारे अ, अ, हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उन्होंने दे दिया है। एडिशनल 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है हमने, ठीक है। उसके अलावा और 90 भी देने का विचार है। तो कम से कम 220 एयरक्राफ्ट हमारे पास तेजस एलसीए MK1 रहेगा, जो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक चीज क्या करेगा कि एक तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है उसको एक तरह से री करेगा। उसके अलावा भारत एयरफोर्स का प्लान है कि 120 एलसीए तेजस MK2, ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये इंडक्ट होगा अराउंड 2028 या 2030 से इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका 2026 में इसके एक तरह से ट्रायल सब कंप्लीट हो जाएंगे और मास प्रोडक्शन में आ जाएगा। अभी हमने देखा है कि GE के इंजन आना चालू हो गए, 2 इंजन पर मंथ आना चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं स्टेडी सप्लाई होती जा रही है। बट इसको एक्सेलरेट भी करने की बात है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से भारत सरकार 120 एलसीए तेजस MK2 ऑर्डर करेगी। इस बीच में भारत को अपनी डिप्लीटिंग एयर स्ट्रेंथ को वापस एक तरह से उसको वापस भरने के लिए हमें डायरेक्ट इनको लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आज जो एयरक्राफ्ट जो ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि कैसे हमारे रफाल और सुखोई ने एक तरह से पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया था। पाकिस्तान को आपको मालूम है कि चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट ले रहा है, टर्की से वो कान एयरक्राफ्ट ले रहा है, वहां पे एक प्रोडक्शन लाइन बन रही है। तो एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई है और IAF चीफ ने हमेशा बोला है कि हम सिर्फ टाइमलाइन देते हैं पर उसकी पूर्ति नहीं करते। और अमर जी, ये भी देखिए कि भारत को अब इसके ऊपर डिसीजन लेने की जरूरत है और शीघ्र इसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा। और एक चीज आप ये देखिए कि जो ये रफाल है ये भी एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर भी बताया जाता है बहुत सारे एक तरह से इन्होंने भी सोर्स कोड नहीं दिया था हमको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो वो भी एक तरह से भारतीय जो एयरफोर्स है उनको एक तरह से वहां पे भी प्रॉब्लम्स आई थी ऑपरेशन सिंदूर में। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स इन रफेल। ये भी इश्यू लिया जाएगा जिसमें मेरे हिसाब से अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इनको सोर्स कोड देने के लिए बोला जाएगा। और भारतीय एयरफोर्स क्यों रफाल बोल रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो जेवाल के पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे डसॉल्ट ने लैंड ले चुके हैं। उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के लिए इसके साथ करार किया है जिसमें हर साल हर महीने 2 फ्यूसलाज फ्यूसलाज बोलते हैं जो बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की, वो बनाने के लिए उनको दे दिया है। और ये फ्रांस की कंपनी सफरान है, वो भी भारत के अंदर एक जो फाइटर जेट इंजन बनाती है उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग भारत के अंदर करने वाली है। तो ये कंपनी भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, ऑफसेट क्लॉज को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर ये यहाँ पे पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रही है। तो कहीं उमेश जी, ना ये कहीं सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी तो बन रही है, लेकिन ये जो लेटेस्ट डील है जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है 114 रफाल लेने वाली है, क्या इसमें भी लोकल यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने वाला है, या फिर जो हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने वाला है वो क्लॉज थोड़ा सा इसमें साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि शायद थोड़ी अर्जेंसी नजर आ रही है जो आप कह रहे हैं कि हमें ज्यादा अभी एयरक्राफ्ट की जरूरत है। देखिए अभी ऐसा है कि दसॉल्ट एविएशन के पास अगले 10 साल तक उनके पास ऑर्डर्स मिल चुके हैं। जैसे ही दसॉल्ट एविएशन एक तरह से बैंक्रप्सी में जा रही थी, जब हम्म। भारत ने 36 एयरक्राफ्ट 2016 में लिया तब उससे ऑर्डर आने चालू हुए। यूएई ने हम्म। ऑर्डर दिया, ग्रीस ने ऑर्डर दिया, बहुत सारी हम्म। कंट्रीज ने इंडिया के बाद ऑर्डर देना चालू किया। तो आज उनके पास बताया जाता है कि 10 साल के ऑर्डर्स है। और अगर उनको इंडिया स्पेसिफिक ऑर्डर अगर पूरा करना है तो इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी काम आने वाली है। और इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन चालू होता है तो इससे क्या हम्म। होगा कि वॉर टाइम में अगर हमें कुछ भी चाहिए
डिफेंस प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, हम उसको कैलिब्रेट करके बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। और ऑफसेट क्लॉज के अंदर दसॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एयरक्राफ्ट इन इंडिया, उसको भी उसको पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस है, इससे क्या होगा, भारतीय एयरफोर्स के अंदर एक तरह से स्ट्रेंथ मिलेगी। और एक चीज आप देखिए अंबर जी, अभी तो ये मेरे हिसाब से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही लेंगे। 60 एयरक्राफ्ट वो एक तरह से रूस को देने वाले हैं, सुखोई 57 भी आएगा। और भारत अपना सुखोई को भी अपग्रेड कर रहा है सुपर सुखोई बनाने के लिए। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी चालू हो चुका है। फिर हमारा एक प्लान है एमका के लिए। एमका हमारा 2035 से पहले नहीं आएगा। एमका जो है वो 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके लिए भी एक तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2-3 कंपनियों से बात कर रही है। वो बात कर रही है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड से, फिर शायद एल&टी से बात कर रही है और डेटामेटिक्स से बात कर रही है। तो इसका प्रोटोटाइप और इसका जो भी इंजन है वो भी फाइनलाइजेशन स्टेजेस में है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं जापान। जापान ने हमको अब उनका खुद का 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन हमें ऑफर किया है। आपको मालूम है, हमने बात की थी जिसकी पावर रहेगी अराउंड 196 किलो न्यूटन। तो ये जो इंजन है, ये शायद इसके ऊपर करार हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी चाइना जाने से पहले जापान जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि एमका के इंजन के लिए उसको हम एक जीरो इन कर सकते हैं। सेकेंड, जापान भारत को एक तरह से 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए भी हमें इनवाइट कर रहा है, जो वो इटली और यूके के साथ वो अपना करार कर रहे हैं। तो उसमें भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। बस देखिए भारत क्या कर रहा है, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो एलसीए तेजस MK1 है वो एक्वायर कर रहा है। 4.5 के लिए वो अगले 2 साल में चालू हो जाएगा, 2-3 साल में। अगले 6-7 साल में हमें एमका की जो भी है वो भी आ जाएगी। इस बीच क्या कर रहा है, अपनी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है सुखोई की, उसको सुपर सुखोई बना रहा है। उसके अलावा ये जो 114 एयरक्राफ्ट है, इसमें शायद मेरा मानना है 60 एयरक्राफ्ट रफाल के लेने वाले हैं, 60 हम सुखोई 57 भी लेने वाले हैं। और मैं ये उसके अलावा सवाल उमेश जी यहाँ पे जोड़ने वाली तब आप इस पे आगे बढ़ गए कि सवाल ये कि अगर 114 रफाल लेता है तो क्या रशिया और अमेरिका है उससे दूरी तो नहीं होगी, फ्रांस से नजदीक तो आ जाएंगे लेकिन अमेरिका और रशिया से दूरी तो नहीं बढ़ जाएगी कहीं? देखिए सीधी बात है कि रशिया भी जानता है कि उसके पास इंडिया के ऑर्डर पूरा करने के लिए वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो उसके उसको हेवीली सैंक्शन किया गया है। और हम्म। उसकी जो रशिया है वो चाइनीज कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और भारत ने वहां पे एक रेड फ्लैग किया है कि हम चाइनीज कंपोनेंट्स हम नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण हम सुकोई 57 जो बनेगा वो भारत के अंदर बनेगा। रशिया हमको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा, लोकल कंपोनेंट्स हम लोकलाइज्ड हम लेने वाले हैं। और हम इसके साथ इसका आईपी राइट्स भी हमको मिलेगा। तो रशिया को मालूम है इंडिया के कंसर्न क्या है, और इंडिया एक तरह से रशिया का ट्रस्टेड पार्टनर है। और आपको ये भी बता देता हूँ, कजाकिस्तान ने भारत को अप्रोच किया है कि उनके जो सुखोई 30 जो जेट्स है उसको अपग्रेड करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी है। इंडिया ने ऑलरेडी सुखोई 30 को अपग्रेड करके सुखोई 30 MK1 बना दिया है। अब हम उसको सुखोई 30 MK1 को सुपर सुखोई बना रहे हैं, जो वो भी इक्वलेंट रहेगा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो कहीं ना कहीं मैं क्या बता रहा हूँ कि भारत बहुत जगह पे काम कर रहा है, एक तरह से फ्यूचरिस्टिक होके काम कर रहा है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहा है। मीडियम टर्म प्लान भी है और लॉन्ग टर्म प्लान भी है। तो ये 10 से 15 साल की जो सोच है ना, इससे भारत के अंदर फर्क पड़ेगा। एक हम्म। इकोसिस्टम भारत के अंदर बन रहा है। जैसे आप समझ लीजिए रफाल के साथ साफरान का इंजन भी आ रहा है। तो भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बन रहा है। जो फ्यूसलाज हो रहा है रफाल का, वो उसके लिए भारत के प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सेकेंडली हमारे पास जो सोवियत सिस्टम्स है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है नासिक के प्लांट में। और आगे सुखोई 57 जो भारत में बनाया जाएगा वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी, क्योंकि उसको सुखोई 30 का बनाने का एक्सपीरियंस है। तेजस के ऊपर हम ऑलरेडी काम करते जा रहे हैं।
तेजस का भी प्रोक्योरमेंट हम चालू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये देखिए, भारत की डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को एड्रेस किया जा रहा है, और इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म विजन सब कुछ है भारत में अंदर। और एक और एक चीज अमर जी, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी भारत अभी से बात करना चालू कर लिया उसने। तो इटली और यूके के साथ उनका जो प्रोग्राम है, उसके शायद उसके अंदर घुस भी सकता है। और हमारा जो एमका है, वो ऑलरेडी एक 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और आप ये भी देखिए, जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होते हैं। और आपने अभी देख लिया कि हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, और जिसको हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी एक नेटवर्क सेंट्रिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या है हुँ। कि हम जो थ्रेट्स आते हैं उससे सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर कौन सा हथियार यूज करना है उसकी के हिसाब से हम उसको फायरिंग करते हैं। लोग यहाँ तक बोल दिए हैं कि ये ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि हमारे जो ऑपरेटर्स है सो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिली सेकेंड में वो सब काम कर लेता है। तो जब भारत ने ये जो कैपेबिलिटी है थ्रेट, इनकमिंग थ्रेट को एनालाइज करने के लिए कौन से वेपन सिस्टम से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो सेम जो टेक्नोलॉजी है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा, जिसमें एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेगा, उसके साथ 5-6 ड्रोन्स उड़ेंगे। इसके लिए रशिया हमने एक और एक प्रोग्राम किया था, इसमें हमने बोला था मैन्ड एंड अनमैन्ड। तो इसके अंदर बता रहा हूँ, जो सुखोई 57E होगा, वो मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। उसके साथ जो चलेगा S-70, और हमने उसका नाम याद नहीं आ रहा है, S-70 जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, वो उसके पीछे घूमेगा। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिकॉनेंस करके आएगा, सर्वेलेंस करके आएगा, डेटा भेजेगा सुखोई 57E में और नेटवर्क कमांड सेंटर में। फिर उसके हिसाब से एक तरह से रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस करके फिर वी विल बी एबल टू स्ट्राइक द एनिमी इन सेकेंड्स। ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा है भारतीय सरकार। देखिए, मीडिया में बहुत लोग बोलते हैं कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है, पर ये भारत सरकार कर रही है, पर ऐसा ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और इसके उमेश अंदर जी, एक और एक एक चीज, सवाल और ये कि अगर हम अपनी इंडिजिनस फाइटर जेट्स की बात करें, तेजस MK2 और आमका, ये सारावन का क्या? ये क्या कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? देखिए एमका का तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं ना। ये हम हमारी जो स्वदेशी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके लिए वो क्या करेगी, ये इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा, जो उसकी कॉम्पोजिट मटेरियल्स रहेंगे, तो वो एक राडार में दिखने नहीं चाहिए। तो रेडार में हम नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा, ये एक तरह से उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होगा। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर रहता है। इसके अंदर पायलट को इट विल बी कनेक्टेड टू द बेस कमांड सेंटर, और उसके साथ ड्रोन्स भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज ऑलरेडी भारत के पास सारी टेक्नोलॉजी है, इसको असिमुलेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फाइटर एयरक्राफ्ट में। सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज एक है कि हमारे पास फाइटर इंजन नहीं है। इसके लिए सब हमारा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, उसके ऊपर हमने एक तरह से उसका जो ड्राई इंजन है, हम उसको घातक में यूज कर रहे हैं। और आज अभी भी हम इंजन के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते। साफरान भी हमको बात करता है कि हमको वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा, पर फ्रांस कभी नहीं करता, सिर्फ बातें करता है, ओवर ओवर प्रॉमिसिंग करता है, अंडर डिलीवरी करता है। और दूसरा जो ये फाइटर इंजन बनाने वाला है रोल्स रॉयस है, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहता है। कभी भी आपको मालूम है कि अमेरिका यू को बोल देगा, यूके को बोल देगा इंडिया को टेक्नोलॉजी मत दो, तो हम अटक जाएंगे। अब इंडिया को चाहिए अपना खुद का एक मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट इंजन चाहिए। इसके लिए वो जापान से बात कर रहा है। क्या जापान अमेरिकन प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है? अगर वो कर दिया, उसने हमको गारंटी दे दी, अगर जापानीज कमिट करते तो पक्का करेंगे, ये चीज पक्का है उनका। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री शायद उधर बात करेंगे, नहीं तो हमको सैफरॉन के साथ जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, एक चीज है कि फ्रांस फ्रांस के ऊपर अमेरिकन प्रेशर नहीं आ सकता। तो भले ही फ्रांस हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ना करे, देर से करे, वो चलेगा, बट हमको सैबोटाज नहीं कर पाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि ये 114 राफेल में वाक़ई में सारे के सारे राफेल होंगे या फिर और भी जो अलाइज़ हैं उनके साथ मिल-बाँट कर इस डील को किया जाएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।